बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि 7/11 बॉम्बे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस के हाल ही में 12 कैदी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और वो बाहर आए हैं। और हमने आपसे वादा किया था कि हम उन 12 कैदियों का यके बाद दिगरे इंटरव्यू इस चैनल पर पेश करेंगे। अब तक हमने 2-3 कैदियों का इंटरव्यू लिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनका लिंक यहाँ देख सकते हैं। आज हम गवंडी बम्बई महाराष्ट्र में मौजूद है, जहाँ हमारे साथी मोहम्मद अली भाई के घर हम आए हैं और उनका इंटरव्यू आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। सबसे पहले मोहम्मद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमने सुना कि जेल में रहकर आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा। क्या क्या आपने पढ़ाई की, क्या डिग्री हासिल की आपने? पहला जो सवाल है जिसे की क्वेश्चन कहते हैं, आपका पूरा केस झूठा था 7/11 का। जी हाँ। तो उसमें आप पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो थोड़ा सा आप अपना तारुफ भी पेश कीजिए और आपके ऊपर क्या झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे और आपके पास उसके तोड़ में क्या डिफेंस था, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा नाम शेख मोहम्मद अली है। मैं इस गोंडी में शिवाजी नगर में 50 साल से रहता हूँ। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे कि मेरे घर में जो असेंबल हुए पूरे बम, 7 बम मेरे घर पे ही बने और यहाँ से बैंड्रा पहुँचाया गया और उसको लोगों ने प्लांट किया, ये मेरे पर इल्ज़ाम था। जिसके लिए डिफेंस में मैंने बहुत सी चीज़ें रखा। एक तो मेरे घर पे जो मेरा खुद का स्टेटमेंट है, जो अंडर सेक्शन 315, 313 में मैंने क्लियर बताया कि मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जो विटनेस है PW75, उसने बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज किया। एक बार बोला कि मैं घर पे गया था, दूसरी बार उसने क्रॉस में फिर बोला कि मैं घर पे नहीं गया था। और जो कुकर की थ्योरी थी वो पूरी की पूरी बात में ATS ने उड़ा दी थी, ये भी बाद में लोगों ने पढ़ा। और जो पंचनामा बताया गया मेरे घर का झूठा 29 तारीख सितंबर 2006 हुआ, तो पंचनामा भी झूठा है क्योंकि वो जो पंच था PW58, वो भी कोर्ट ने उसको माना नहीं, रिहाई नहीं किया क्योंकि वो रेगुलर पंच था ATS का और उसके ऊपर उसके खिलाफ बहुत से केसेस भी थे और ATS का खास आदमी था, खुद उसने एग्री भी किया था। ये तमाम चीज़ें और रही बात जो कन्फेशन थे DCP ने लिया था, वो मार मार के 3rd डिग्री टॉर्चर से लिया गया। ये हाईकोर्ट ने, सेशन ने तो नहीं माना था लेकिन हाईकोर्ट ने बाकायदा मान लिया क्योंकि उसमें मेरी MRI रिपोर्ट थी, जो मुझे मारा गया था, स्कैपुला जो निकल गया है। तो कोर्ट ने बाकायदा, हाईकोर्ट के जज ने देखा उसको कि उसमें इंजरी है। मेरे वकील ने पढ़ के भी सुनाया कि, तो उस चीज़ को उसने माना। तो ये मेरे जो क्लेम लगाया था तमाम के तमाम यानी फॉल्स साबित हो गए और ये डिफेंस की इस तरह हमने तैयारी की थी। और ख़ासकर जो मेरा स्टेटमेंट था अंडर सेक्शन, उसमें मैंने पूरे डिटेल्स बताए थे, जज ने उसको भी कंसीडर किया था। जी, उसमें 11 जुलाई 2006 को ब्लास्ट होता है और 29 सितंबर 2006 को आपको अरेस्ट शो करते। इन 4 महीनों में आपके साथ क्या बीती, जरा वो बताइए। दरअसल एक सवाल है कि ब्लास्ट के बाद मुझे क्यों बुलाया जाता था। कि यहाँ पे 6 साल पहले यानी ब्लास्ट से 2000 में 15 साल से रोड नंबर 4, रोड नंबर 5 में इलीगल वीडियो ब्लू फिल्में और गैमलिन डे, जुए के अड्डे चलते थे जो पुलिस के सपोर्ट से चलते थे, जिसमें उस वक्त 16 लाख हफ्ता था। तो वो बहुत बड़ा यानी कि यहाँ पे ऐसा था कि लोगों का कहना था कि भाई ये बंद होना चाहिए और यहाँ से बहुत से बच्चे भाग जा रहे थे, क्राइम बहुत बढ़ गया था। तो मैंने बहुत से लोगों से मिल करके और उसकी लीड करके बाद में पुलिस ऑफिसर से मिलकर DCP को और ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेटर देके वो चीज़ मैंने बंद कराया था। तो उस वक्त जो सीनियर PI था शिवाजी नगर का, वो बुला के मुझे धमकी भी दिया। उसका नाम था प्रकाश घाटकर कि भाई गांधी तू मत बन, गांधी मर गया है, तुझे किसी बड़े केस में फंसा देंगे तो तेरी गांधीगिरी निकल जाएगी। जी, तो ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में भी मैंने बताया। जी। और वो प्रकाश घाटकर जब हमारा स्टेटमेंट हुआ था उस वक्त वो ACP कोलाबा का था। तो उसके US में यानी मुझसे दुश्मनी पुलिस रख के कि जब भी कुछ ब्लास्ट होता था जस्ट यानी मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं जाता था तो कुछ बोलते नहीं थे, बोले नहीं बस जैसे ऐसे बुलाया। 3-4 घंटा बिठा के रखते थे, छोड़ देते थे। बॉम्बे में कभी भी कुछ भी ब्लास्ट हुआ तो ऐसा कंटिन्यू बुलाते थे।
लेकिन 2006 में इनको मौका मिल गया। हालांकि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन मैं मैयत में था पूरा दिन। जी। हाँ, और ब्लास्ट के एक दिन पहले जो मुझ पर इल्जाम है कि मैंने बम बना के बांदा पहुंचाया शाम में, तो उस वक्त मेरे दोस्त के दवाखाने में मौजूद हूँ मैं रात के 10 बजे तक। ये तमाम चीज़ें मैंने कोर्ट को बताया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इस तरह मुझे फंसा देगी। जी। पुलिस मुझे एटीएस बुलाते थे। 12 जुलाई को शैलेश गायकवाड़ ने चेंबूर में बुलाया, और सवाल यह था कि उसके पास नाम कैसे मिला। जाहिर सी बात है कि कंटिन्यू ब्लास्ट हो रहे थे, हर पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी हो रही थी, पुलिस को नाम मेरा मालूम नहीं था, तो उसने बुलाया, मेरा स्टेटमेंट लिया, छोड़ दिया। इसी तरह यानी 13 तारीख को शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में एटीएस ऑफिसर और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को बुलाया था, तो उसमें मेरा भी नाम था। 24 घंटा मुझे रखा गया, बाद में दोपहर में छोड़ दिया गया। स्टेटमेंट लेते थे, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ रहता नहीं था, जो मैं कहाँ हूँ क्या पता, और साइन भी करता था, हालांकि मेरे पास उनकी कॉपी नहीं, और उनको मालूम था अच्छी तरह से मैं इनोसेंट हूँ, छोड़ देते। इस तरह 17 जुलाई को फिर घाटकोपर में बुलाया गया, फिर 21 जुलाई को विजय सालस्कर के ऑफिस में बुलाया गया, फिर लास्ट में 31 जुलाई को मुझे एटीएस का ऑफिसर शैलेश गायकवाड़ बुला के लेके गया, बोले जस्ट खाली तुमको एटीएस चीफ से मिलाएंगे और बाद में छोड़ देंगे। मैं भरोसा किया कि मुझे क्या है, मैं तो ब्लास्ट किया नहीं हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा कोई लिंक नहीं है। वहाँ लेके गया और लोगों ने बिठा दिया। हालांकि 2 दिन बिठाने के बाद मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो बोले नहीं छोड़ देंगे। फिर मुझे विजय सालस्कर के ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया नागपाड़ा से। वहाँ पे कंटिन्यू 31 जुलाई से 9 सितंबर तक कंटिन्यू रखा गया, और उसके बीच में काफ़ी टॉर्चर किया गया। इवन बोले तो मेरे बड़े भाई जो आए सालस्कर के ऑफिस में, उनको मिलने नहीं दिया गया। मिलने दिया गया सिर्फ इस कंडीशन में, कुछ ज़्यादा बात नहीं करना, 1 घंटा 1 मिनट बस। उस पर घर वालों को भी ये टॉर्चर करते थे कि किसी वकील से नहीं मिलना, और किसी बड़े नेता के पास नहीं जाना, हम इसको जस्ट छोड़ देंगे। अभी ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट में कोई भी इसको डाल सकता है। ये धमकी घर वालों को भी दी जाती है और मुझे भी। बाद में 9 सितंबर के बाद सालस्कर के ऑफिस से नागपाड़ा और एटीएस ऑफिस पे रखा गया। वहाँ पे भी यही सवाल, इस बीच में कई टॉर्चर, कभी कुछ यानी पट्टे जो होते हैं उनके बेल्ट, उससे पिटाई भी होती थी। और खासकर ये टॉर्चर की यानी कि घर वालों को कुछ बोलो मत, घर वाले। और तो हमारा मोबाइल चालू था उस वक्त मेरा, तो मोबाइल पे सिर्फ 2 मिनट की बात करने की छूट थी, और उस पर ये बोलने का कि भाई घर वाले तुम टेंशन मत ले, लोग छोड़ देंगे। और मैं भी पुलिस पे भरोसा कर दिया, और घर वाले ने भी कहीं कंप्लेन नहीं किया। उसकी वजह थी घर वालों को थ्रेट दे दिए थे, वाइफ को और बड़े भाई को, कि भाई अगर मोहम्मद अली के लिए तुम वकील करोगे या कहीं जाओगे तो हम उसे ब्लास्ट में फंसा देंगे। हालांकि उसकी चाल में हम फंस गए, हमारे पूरे घर वाले जो ट्रैप में आ गया। हमने भरोसा ये किया था कि हम इनोसेंट है तो छोड़ देंगे। आखिर में 29 सितंबर को जिस दिन मुझे छोड़ने वाले थे, तो बाकायदा नीला धुला के बाद में बोले चलो। मुझे पता भी नहीं चला, अचानक में सिवड़ी कोर्ट में लेके गए, और उसके पहले भोईवाला लॉकअप में धमकी दी गई एसीपी तावड़े कि भाई कोर्ट में आज कुछ बोलना नहीं है आज कोर्ट में, और ये बोला गया कि आज तुझे हम छोड़ देंगे। लेकिन जब कोर्ट में खड़ा करना है तो मैं सोच गया कि ये कुछ चल रहा है, लेकिन उन लोग बोले कंप्लेंट नहीं करना वहाँ पे, नहीं तो और पिटाई होगी। सुबह जिस तरह वहाँ नागपाड़ा में मारे थे उस तरह फिर पिटाई करी। मैं डर की वजह से, और ये भी थ्री था कि भाई को वाइफ को डाल देंगे केस में, मैंने पहले दिन कोर्ट में कुछ बोल भी नहीं पाया, और उसमें तिफसे ने जो मुझे रिमांड पे दे दिया। इस तरह मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया। तो मोहम्मद भाई, ये जो करीब 4 महीना आपको इलीगल कस्टडी में रखे, 2 महीना जुलाई में ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद सितंबर 29 को आपको अरेस्ट किए। इस पूरे पीरियड में कभी आपको छोड़ा है, फिर कभी रुका है, और एक बड़ा पीरियड है जो आपका इलीगल कस्टडी में गया। अब आपको उन्होंने झूठा इस केस में धोखा देकर के गिरफ्तार कर लिया, और करीब 30 दिन की पुलिस कस्टडी ली किस्तों में। हाँ, उस पुलिस कस्टडी में आपके साथ क्या टॉर्चर हुआ, अगर आपको पता है? उस पुलिस कस्टडी में तो टॉर्चर यानी कि जैसा बता ही नहीं सकते कि उनका टॉर्चर क्या था। पहले दिन उन लोग ने जो खड़ा किया 29 सितंबर को, उसके पहले ही सुबह मुझे मारा गया ताकि ये बोले ना, और ये बोला गया था कि ये कोर्ट में खड़ा करके तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद फौरन कोर्ट में खड़ा करने के बाद काला चौकी ले गए, वहाँ पे पिटाई की गई काफ़ी बेल्ट से ही, और ये बोला गया कि हम तुझे तेरे घर पे लेके जा रहे हैं। ये भी बताया गया कि घर पे ले जाएंगे तुझे मिलाने फैमिली, ये बोल करके यहाँ लेके आए। और मुझे मालूम नहीं था कि क्या प्लान है। बाकायदा सिक्योरिटी के 4 कमांडर, एसीपी, एटीएस के ऑफिसर, करीब 25 लोग थे 2 गाड़ी में, हथकड़ी पहना के और काला कपड़ा डाल के लेके आए।
उसको कहने की मेरी वाइफ भी नहीं थी घर पे, मेरे बच्चे थे, वो देख के मुझे रोने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी वाइफ जो नागपड़ा मुझसे मिलने गई थी, उसको मालूम था कि आज छोड़ देंगे, तो फिर उसको अंदर आने का अलाउ किया लोग ने। मैंने बोला मेरी वाइफ है ये। तो उस वक्त मेरी वाइफ ने भी बताया, जोर से चिल्लाने लगी कि भाई विजय सालस्कर ने तो बोला था हम छोड़ देंगे, 2 महीना आप लोगों ने रखे, बोले ब्लास्ट में फंसा दिया। तो मैंने बोला हाँ कोई वकील कर दो। तो उस वक्त मेरे बड़े भाई मुख्तार सब आ गए नीचे। मैंने बोला मेरे लिए कोई वकील करो। तो उन लोगों ने फिर घर वालों को धमकी दी, खानविलकर और वसंत मारुति ताजे, ये बोले अगर इसके लिए वकील कोई किया तो तुम लोग की सबकी पूरे घर वालों की हालत खराब कर देंगे, तुम लोग को भी किसी केस में डाल, इसलिए चुपचाप पड़े रहना, इसके लिए कोई वकील नहीं करना, और मुझसे बाद में कोर्ट से छूट जाएगा। इस वक्त नहीं कि पूरे घर वाले चिल्लाते रहे, बच्चे भी चिल्लाते रहे, और बाद में मुझे आधे घंटे में 20 मिनट में लेके चले गए। ना कोई उस वक्त कोई पंचनामा हुआ, ना कोई उनके साथ पंच था, ना कोई चीज की भी। बस एक है कि मेरे घर से ऊपर माले से जो मेरे भाई का था प्रेशर कुकर 8 साल पुराना, उसमें रमजान का कुछ अफ्तारी का कुछ बना था, उसको खाली करके दिया गया, और ये बोल के एटीएस लेके गए कि भाई कल हम इसको कुकर को वापस दे देंगे। ये भी एक धोखा दिया गया। अब मुझे पता नहीं कि कुकर वो लेके गए, क्योंकि कुछ कागज वगैरह में लपेट के लेके गए। और उसके बाद फिर कंटिन्यू दूसरे दिन फिर मुझे बुलाया गया काला चौकी से भोईवाड़ा, तो वहाँ पे पूरा दिन खड़ा रखा जाता था, एक ही जगह पे, हिलने का नहीं, और हाथ में हथकड़ी, पैर में भी हथकड़ी। फिर 2-3 दिन के बाद फिर भोईवाड़ा काला चौकी में बुलाया गया, और वहाँ पे सचिन कदम ने काफ़ी पिटाई की, और उसके बाद धमकी दिया गया कि भाई हमें मालूम है कि तू बेगुनाह है, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन हमें एक आदमी को फंसाना है, उसका नाम एहतेशाम है। तो मैं बोला मैं तो सब किसी को पहचानता नहीं। तो बोले अगर तू हमारा बात नहीं मानता है, हम जैसा बोलते वैसा नहीं करेगा, तुझे हम झूठे केस में फंसाएंगे, तुझे 25 साल की सजा होगी। मैं डर के काफ़ी चिल्लाया भी, रोया भी उनके सामने। फिर इस तरह 3 दिन के बाद वापस कंटिन्यू फिर वहाँ पे बुला के टॉर्चर किया गया। कभी कभी कपड़े निकाल के पूरे एसी रूम में बिठा देते थे, मीन्स सुबह 9-10 बजे से बिठाए तो शाम में निकालते थे, पूरा शर्ट निकाल के सिर्फ अंडरवियर पे। वो भी एक टॉर्चर खतरनाक जो कोई नहीं सहन नहीं सकता उस आदमी। फिर 9 अक्टूबर को उस वक्त बुला करके मुझे एसीपी धौले ने काफ़ी धमकी दी और मारा भी गया। फिर उसके बाद हमारा नार्को भी कराया गया इस दौरान। नार्को में भी ये बोला कि हम तुझे कोर्ट में लेके चलने, आज कुछ बोलना नहीं। वो 13 अक्टूबर की डेट थी जी। तो मेरे वकील ने पूछा भी था कि कुछ बोलना है, तो मार के डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वहाँ पे जज ने भी हमसे कुछ पूछा नहीं, जो कि नार्को के लिए एक्यूज से पूछना चाहिए, वो तैयार है कि नहीं। उधर भी धोखा दिया गया और मैं डर और खौफ की हालत में था। हमारा नार्को करा दिया गया। 16 तारीख को लेके आया गया बेंगलोर, हमारे साथ और भी था 3-4 लोग, उनका नार्को लिया गया। नार्को टेस्ट जो होता है एक झूठा केस, किसी बेगुनाह को फंसाने का एक तरीका है। हमने ये सोचा क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर थी नार्को करने, एस मालिनी, वो अभी अरेस्ट हो गई थी बाद में, जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। तो उसमें जो सीडी बनाते थे लोग कि तुमने ऐसा ऐसा बोला है, वो हमको तो दिखाया भी नहीं और कोर्ट में भी जमा नहीं किया। और बाद में हमने देखा भी वो सीडी हमको दिखाया है पर्सनल टीएस रघुवंश जी ने, तो ऐड किया हुआ था। हमसे सवाल कुछ और पूछा गया, हमने जवाब सही दिया, लेकिन उनका सवाल चेंज कर दिया जाता था। जैसे मिसाल पे एग्जाम तो भाई उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे सेल में, तुम्हारे आजू बाजू में टोटल कितने सेल है, तो मैंने बताया 4। मेरा जवाब 4 है, लेकिन उनका जो सवाल है वो काट करके उन्होंने ये लिखा भाई मालेगांव में तुमने कितने ब्लास्ट किए। इस तरह फेक स्टोरी मालेगांव की भी बना रहे थे लोग। तो बाद में हमने समझ में आया, लेकिन वो कोर्ट ने उसको तो माना नहीं। उसके बाद आने के बाद बेंगलोर से 19 तारीख को अचानक में रात में भोईवाड़ा लॉकर से मुझे निकाले, और वसंत ताज ने, खानविलकर, सचिन कदम, दिनेश कदम, कोलटकर, जाधव, कमांडर, मोरे, काफ़ी लोग थे, और लोगों के हाथ में डंडे और रस्सियाँ थी। आते साथ मुझे बांध दिया गया पहले। मैंने बोला क्या है? बोले नहीं अभी तूने सब बक दिया है नार्को में, तेरा हाथ बोले मालेगांव में भी है, तूने मालेगांव ब्लास्ट किया। मैं बहुत जोर से चिल्लाया, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मेरा किसी भी नहीं, इसमें मालेगांव में ना मुंबई ट्रेन में। बोले नहीं तूने वहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। और उसके बाद कंटिन्यू पूरे कपड़े निकाल के पिटाई चालू।
पिटाई भी ऐसे कि पैर पे, पीछे बैक साइड पे, हाथ पे, और उसकी वजह से तो ये होता है मैं कई बार गिर गया रात में। हाँ, बाद में उन लोग ने पानी में डाल के मुझे उठाया, फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर पिटाई कंटिन्यू चली रात में। फिर रात में उन लोग ने देखे कि बोले अब तू जो बोल रहा है वो सही बोलेगा। मैंने बोला नहीं, जब भी हो सकता मैं ये बोला था कि मैंने ब्लास्ट नहीं किया, मेरा रोल इसमें नहीं है, आप लोग भी जानते थे। मुझे इलीगल रखा गया था 2 महीना, तमाम एटीएस। बोला अच्छा तू सुबह बोलेगा। फिर मुझे मार के छोड़ दिए। फिर सुबह 20 तारीख को केपी रोगनसी आया काला चौकी में, सुबह के 8-9 बजे थे। उसके सामने सचिन कदम ने खड़ा किया और भी ऑफिसर थे। बोले साहब ये सब ये एहतसाम बनना, मराठी में इसने बोला कि ये एहतसाम बन गया। बोले स्टेटमेंट नहीं देता, बार बार चेंज होता। पहले इसने कबूल किया था रात में, अभी बोलता नहीं। फिर मैंने रघुवंशी के सामने भी बोला कि सर मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है, और आपको मालूम है हाँ, आपने मेरा इलीगल में भी आपने मुझे आके बताया था कि तुझे छोड़ देंगे। तो उसने डायरेक्शन दिया कि बोले इसका इतना ज्यादा मारो इसको कि शाम तक इसका चेहरा नीला पड़ जाए। और सबसे पहले केपी रघुवंशी ने पंच मुझे मारा, और उसकी उंगली जो है वो भी मुड़ गई थी। फिर उसके बाद एटीएस के वसंत ताज ने, खानविलकर, सचिन कदम, कोलटकर, मोरे, कदम और भी काफी लोग थे, ये मिलके कंटिन्यू सुबह समझो 10 बजे से स्टार्ट किए तो 1-1 घंटे के बाद रुक जाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे लोग। और बाद में फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा होश में आया बिठाते थे, पानी पिलाते थे। फिर उसके बाद फिर बोलते थे तुझे हमें वही बोलना है जो हम कहते हैं। फिर केपी रघुवंशी आया थोड़ी देर के बाद, उसने जेब से एक चिट्ठी निकाली, उस पर 7-8 नाम थे जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुने, जिसमें मालेगांव के थे। तो उसने, रघुवंशी ने स्पेशल धमकी दी कि तुझे इस ब्लास्ट की स्टोरी भी हम बताएंगे, उसकी भी, मालेगांव की। सिर्फ तुझे हम नाम दे रहे हैं, वो नाम याद करके स्टोरी भी हम याद करा देंगे। तू इतना कर, अगर तू नहीं करता है तो तेरे फैमिली को भी टॉर्चर करेंगे, तेरे भाइयों में से किसी को केस में डाल देंगे। तो मैं डर के मारे मैंने फिर भी चिल्लाया कि मेरा तो इस केस से लेना देना कोई नहीं है, आप तो जानते हैं। फिर उसने डायरेक्शन दिया कि इसको अभी तक जब तक मारो जब तक यहाँ हार ना बोलते। और वो खास कर स्पेशल उसका डायलॉग था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं सूर्यवंशी हूँ, रघुवंशी है, मेरी छत छाया में रहेगा तो बच जाएगा, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा तू कर। लेकिन मैं हाँ नहीं बोलता था और मेरी पिटाई कंटिन्यू चलती रही। इस तरह 20 तारीख चला गया, रात के 10 बजे तक उनका टॉर्चर चालू रहा। बीच में गैप होता था, सोफ्रामाइसिन लगा देते थे, काफी हाथों की नसें ऊपर आ जाती थी, पूरा ग्रीन हो जाता था, पैर के बहुत तलवे सूज जाते थे। तो मुझे बाकायदा 1-1 घंटा चलाया भी जाता था, पत्थर की कड़ी थी उससे सूजन थोड़ा कम होता था। फिर उसके बाद फिर जैसे होता था फिर मारना पिटाई का। इस तरह रात के 11 बजे तक चला पहले दिन। फिर 21 तारीख को फिर इस तरह कंटिन्यू टॉर्चर। फिर एक गायकवाड़ था, उसने स्टोरी लाया, बोले स्टोरी याद कर। मुझे स्टोरी दिया उसने 7/11 की, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की। मैंने बोला झूठा है, तो मेरे घर पे बम बना इसमें लिखा है। अब मैंने बांडा बचाया, फिर पिटाई किया। फिर सचिन कदम आया और गायकवाड़ आया, उसने मौजर भी निकाला और गन पॉइंट पे। बोले अब तुझे तो बोलना ही पड़ेगा। 22 तारीख को भी इसी तरह हुआ। फिर 23 तारीख को केपी रघुवंशी आया, उसने ये धमकी दिया गई कि ख्वाजा इनिस को हमने मार दिया है, तो हमारा पुलिस का क्या बिगा है, हम तुझे भी मार देंगे। तो मैं डर के बोला हाँ सर जो बोलना है वो बोलूँगा। तो बोले हम तेरे घर पे लेके जा रहे हैं, कुछ बोलना नहीं। तो मेरे चाचा चाची के रफीक नगर घर पे लेके गए और उनके सामने भी मुझे मारा गया। और ये चाचा चाची को ये बोलने पर मजबूर किया गया कि भाई बोलो कि इसकी फैमिली तेरे घर पे आई थी। हालांकि उन लोग बोले, मेरी चाची बोले नहीं इसकी फैमिली कभी नहीं आती, आती थी 1 घंटे के लिए आती। बोले नहीं 4-5 दिन के लिए इसकी फैमिली आई थी। तो उनके सामने भी मुझे मारा गया और फिर वापस लेके आया गया 23 तारीख को। रात में काफी मारा गया, खाना नहीं दिया गया उस दिन। 12 बजे कुछ खाना लाया गया, जो उनका खाना रहता है वो खाया भी नहीं जाता। फिर 24 तारीख को मुझे तैयार किया गया, बोले आज तुझे डीसीपी के सामने खड़ा होना है। और फिर केपी रघुवंशी आया 9:30-10 बजे, बोले हम जैसे बोल रहे वैसी तू कर ले। डीसीपी के सामने जो स्टोरी हम याद करा रहे उसी स्टोरी को तुझे बोलना है। अब स्टोरी तो याद करा दिए थे मुझे, स्टोरी भी याद हो गई थी। तो उसके पहले मुझे थोड़ा तुझे कैमरे के सामने ही बोलना है। तो कैमरे के सामने मैंने बोलने में हिचकिचाहट की
तो उस पर सचिन कदम ने काफ़ी लात से पेट में मारा, बोले जैसा हम बोलते हैं वैसी कर। तो बार बार उन लोग ने कम से 1-1.5 घंटे में बनाने की कोशिश की, बोले ऐसा नहीं, लॉजिक में बोले, चेयर पे बोले पैर रख के इस तरह की लगे कि लोगों को नेचुरल है, ये हम तेरी सीढ़ी बड़े बड़े उन लोगों को दिखाएंगे। भाई का डर और फैमिली का डर ये दिलों में बिठा दिए थे लोग ने। और केपी रोगनसी जो एटीएस चीफ था और उसकी डायरेक्शन पे पिटाई हो रही थी, तो मैं समझ गया कि ये बचने का हाल ये है कि जो बोलते हैं मान लो। तो मैंने वो कैमरे के सामने जो फेक स्टोरी थी, जो एटीएस चीफ केपी रोगनसी की बनाई हुई थी, उसको मैंने याद करके जैसा याद कराया था मैंने बोल दिया। तो उसके बाद उन लोग ने खुश हो गए और बाद में मुझे बोले डीसीपी के सामने ही इसी तरह बोलना है, और वहां पे अगर तूने कुछ बोला तो फिर वहीं पे हम तेरे को डीसीपी के सामने पिटाई करेंगे। तो कोलटकर, जादव और एक और ऑफिसर मुझे डीसीपी जोन नंबर 4 दत्तात्रेय कराले के सामने ले आया गया। अब होता है कि एमसीसी केस में एटीएस वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था, बाद में मुझे मालूम पड़ा, लेकिन एटीएस के मौजूदगी में ही दत्ता कराले पूछा, मुझे नाम पूछा, क्या है स्टोरी। तो मैंने थोड़ा सा यानी कि हिम्मत करके हौसला करके बोल दिया कि सर मैं बेगुनाह हूँ, मुझे 3-4 दिन से लोग मार रहे हैं, मेरा इस रोल बम कांड में कोई रोल नहीं है। तो डीसीपी दत्ता कराले खुद बोलता है जोर से कोलटकर को कि बोले इसे और मारो, इसे अभी बहुत कम मारा गया, बोले इधर साइन कर नहीं तो यही तेरी और पिटाई होगी। फिर मैंने डर करके 2 या 3 पेज पे साइन किया, जिस पे लिखा हुआ था कुछ ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ था, मुझे तो पढ़ने भी नहीं देगा, खाली साइन ले लिया। फिर उसने बोला कि 24 घंटा हमारी कस्टडी में तू रहेगा और कोई तुझे टॉर्चर नहीं करेगा, बस कोई एटीएस वाला भी नहीं आएगा। लेकिन ये सब झूठ बात है, एटीएस वाले मौजूद थे, एटीएस वाले लेके गए लॉकअप में, मुझे वहाँ वार्निंग दिए। फिर दूसरे दिन शाम के 5 बजे मुझे निकाले, फिर वहाँ पे कोलटकर आया, उसने फिर धमकी दी कि जैसे कल साइन किया था वैसे चुपचाप साइन कर देना। फिर मैंने बोला कि तो झूठ स्टोरी लिखी, बोला नहीं वहीं फिर डीसीपी के सामने हम लोग मारेंगे तेरे को। फिर मैंने 5 बजे जब निकाला गया तो मैंने साइन कर दिया। 13 पेज का वो था, एक्स्ट्रा 2-3 पेज का था। जो फेक स्टोरी थी इनकी वो पूरी इसमें लिखी हुई थी पूरी, लेकिन पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में जब कन्फेशन खुला तो मुझे मालूम पड़ा कि ये साइन जो मैंने किया मैंने ही किया। वहाँ डीसीपी ने साइन लेके एनवेलप पे पैक करके और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया था कि भाई मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहा है तुझे। वहाँ गए कुर्ला में हमने, तो वहाँ मजिस्ट्रेट जो है पूछना चाहिए, लेकिन कुछ पूछा नहीं उसने। उसने भी बोला कि बस जस्ट तुम्हारा ये एनवेलप ये भेज देंगे। मैंने उसको भी बताया कि सर मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसने ना एनवेलप खोला, ना लिफाफा खोला, ना कुछ पूछा मुझे, और वहाँ से मुझे वापस एटीएस के भोईवाड़ा लॉकअप में डाल दिया गया। फिर रात में जब मुझे डाला जा रहा था तो एक जाधव था एटीएस का ऑफिसर, उसने बहुत जोर से पंच मारा मुझे पीछे और बोला कि तेरे तो हाथ काट देना चाहिए तुम लोगों के। तो मैंने जोर से चिल्लाया, मतलब सर हम तो बेगुनाह है, तुम्हें भी मालूम। फिर गाली दी उसने। फिर हम लोग सुबह दूसरे दिन 26 तारीख थी, 26 तारीख को फिर केपी रोगनसी एन रॉय आया लॉकअप में काला चौकी में। सुबह के 10 बजे थे। एन रॉय ने बुलाया और धमकी दी कि स्टोरी जैसी है और जैसा हम बोल रहे हैं वैसे तुझे बोलना है, और आज कोर्ट के अंदर कुछ बोलना नहीं। अगर तूने कोर्ट में कुछ बोला कि एटीएस ने मुझे मार मार के साइन ली है डीसीपी के सामने, तो हम तुझे मालेगांव ब्लास्ट में भी डाल देंगे और तेरी फैमिली मेंबर को भी सताएंगे और उनको भी किसी केस में डाल देंगे। फिर केपी रोगनसी का उसका फिर वही डायलॉग आया कि मेरा नाम रघुवंशी है, हम तुझे जेल से 1-1.5 महीने में निकालेंगे, प्राण जाए पर बचन न जाए, जो उसका स्पेशल डायलॉग था। अगर तूने फिर नाटक किया तो फिर जैसा भी मारा गया इससे भी ज्यादा मारा जाएगा। तो आज तुझे कोर्ट में कुछ नहीं बोलना है। डर और खौफ का आलम था और फैमिली मेंबर का फंसाने का था डर था, और जो कंटिन्यू पिटाई हुई थी इतनी, उससे हालत खराब थी। तो कोर्ट में हम लोग ने जो 26 अक्टूबर को पेश किया गया भाटकर मैडम के सामने, मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया।
डर और खौफ की वजह से एटीएस का टॉर्चर जो सामने था, और मैंने देख लिया था कि भाइयों को और वाइफ को केस में डालने की भी बात चल रही थी, तो हम चुपचाप हम जेल में चले आए। जेल में उस वक्त हमारी जेल कस्टडी हमारी आर्थर रोड में नहीं हुई। पीपी ने मिसगाइड किया कोर्ट को कि इनकी सिक्योरिटी का है प्रॉब्लम, इसलिए इनको भाईखला जेल में रखा जाए, क्योंकि झूठा केस था। वो चाहते थे कि कोई एक दूसरे से कोई किसी से मिले नहीं, तो इसलिए हमें भाईखला में डाल दिया गया। लेकिन वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने बोला कि दूसरे दिन सुबह की यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है तुम्हारी, वापस आर्थर रोड में डाल दी। मोहित भाई, आपने बताया कि किस तरह से टॉर्चर हुआ, और टॉर्चर का मेन मकसद ये था कि आपसे जो है कन्फेशन लिया जाए। हाँ। और वो आपसे उन्होंने कन्फेशन लिया, झूठा साइन भी किया। आपके घर से जो जूना प्रेशर कुकर उठा के लेकर गया, आपने जैसे बताया, उसका उन्होंने क्या किया? वो क्या कहानी घड़ी? कहानी क्या झूठ गाली थी उसको। वो जो 7 प्रेशर कुकर, थ्योरी तो गलत हो गई, बाद में चार्जशीट में भी जिक्र नहीं है, जी। लेकिन जो घर से कुकर लेके गए झूठा, जो यानी कि मिस पुराना था हमारा 8 साल का, उसको उन लोग ने कोर्ट में पेश नहीं किया। उसके बदले एक नया कुकर बताया गया। ये बताया कि मोहम्मद अली के घर से ये कुकर मिला है जो प्लांट किया गया। बस उसके बाद कुकर का कहीं जिक्र ही नहीं है। अच्छा, आपको जेल जाने के बाद अप्रूवर बनाने के लिए इस केस में पुलिस ने बहुत सताया। एटीएस वाले जेल में भी आते रहे, आप अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवर नहीं बने, तो आपको वो क्या क्या ऑफर देते थे, कैसे मिलने आते थे, वो बताइए जरा। जेल कस्टडी होने के बाद जब हम भाईखला से 27 अक्टूबर को आर्थर रोड में आ गए, तो हमें जो इस केस में 7 आरोपी और थे जिनका जेल कस्टडी पहले हो चुका था, वो हाई सिक्योरिटी जेल अंडे में थे, अंडा जो सेल है। लेकिन हमें जानबूझ के बुढ़ा बैरक है, छोटा सा एक रूम है, उसमें हम लोग 5 लोग को डाल दिया गया था। और जेल वालों को भी ऑफिसर ये बोले थे कि ये लोग सरकारी गवाह बनने वाले हैं, अप्रूवल। तो जाहिर सी बात है, जो उस वक्त की सुपरिटेंडेंट थी वो एटीएस की खास थी, उनकी समझो वो एटीएस की ही एक टीम थी। तो वहां पे हमको रखा गया छोटे से रूम के अंदर, और उस 30 अक्टूबर को दिन में 1:30 या 2 बजे थे हमें, जो कि उस वक्त बंदी रहती 12 दिन जेल मैनुअल के हिसाब से, यानी किसी को खोला नहीं जाता। लेकिन मुझे निकाला गया और स्वाति साठे के चैम्बर में बुलाया गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एटीएस ऑफिसर सचिन कंदम बैठा था, और उसने आते साथ मुझे धमकी दिया, बोले जो याद है तुझे क्या करना है, नहीं तो हम यहाँ भी मार सकते हैं और तुझे मालेगांव केस में डाल। तो मैंने डर के बोला हाँ मुझे याद है। बोले जैसा बोले तो वैसी तुझे करना है, नहीं तो हम तेरी पिटाई वैसी करो, मालेगांव में हम तेरी रिमांड लेंगे। तो मैंने डर के मारे कुछ बोला नहीं, चला गया। उसके बाद 2 तारीख को शाम में 8 बजे मुझे फिर बैरक से 8 बजे निकाला गया और एटीएस चैम्बर में फिर बुलाया गया। तो वहाँ पे केपी रोगंसी आया हुआ था और स्वाति साठे जो है बाजू में बैठी थी। केपी रोगंसी ने वही धमकी दिया कि मेरा नाम केपी रोगंसी है, मैं जो बोलता हूँ बात का पक्का हूँ, सूर्यवंशी, तूने जो वादा किया है। मतलब सर मैंने कोई वादा नहीं किया, आप लोगों ने जो मार मार गिराया झूठी स्टोरी थी। बोला अच्छा, फिर हम तेरा रिमांड लेंगे, असलियत का पता चल जाएगा, हमने जैसा बोला है वैसी। इस 9 तारीख को तुझे कोर्ट में कुछ नहीं बोलना है, अगर तूने बोला तो तेरी फैमिली मेंबर भी है उसमें से किसी को फंसाएंगे और फिर तुझे मालेगांव केस में डाल देंगे। इस तरह धमकी देके चला गया। और उसमें खास उनका था कि भाई सरकारी गवाह बनने का, जो बोला था कि 1.5 महीने में निकाल देंगे, तो भी वो रिमाइंड करता था कि हम तुझे 1.5 महीने में निकाल देंगे। लेकिन मैंने उस चीज़ को डिनाई किया कि सर पूरा झूठा केस है, आपने मार मार के लिया। तो उसने फिर धमकी दी, हम तेरा मालेगांव में रिमांड लेंगे, हम तुझे बताएंगे, तूने एक चेहरा देखा है, हम तुझे दूसरा चेहरा अपना दिखाएंगे। इस तरह धमकी देके, और ये सब स्वाति साठे के प्रेजेंट में होता था, जो कि सब इलीगल है, कोई ऑफिसर एजेंसी का आके मिल नहीं सकता। तो इसके बाद जेल के अंदर उस दौरान में 5 या 6 तारीख को, 4 तारीख को हमारा भाई मुख्तार है, वो मुझसे मिलने के लिए आता था कोर्ट ऑर्डर पे। वो तकरीबन 3 तारीख से
भाई खल्ला जेल और आथर रोड जेल का राउंड मार रहा था। आथर रोड में आया तो उसे ये बताया गया मिलने के लिए कि भाई तुम्हारा भाई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको ये बताया गया तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है, भाई खल्ला जेल। तो भाई खल्ला जेल में दूसरे दिन गया तो वहाँ से उसको बोला गया कि नहीं भाई तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है, आथर रोड वापस भेज दिया गया। फिर वो 5 तारीख को आया तो वहाँ भी दिन भर बैठे रहा, सुबह से शाम 5 दिन। तुम्हारा भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो मिलना नहीं चाहता, इस तरह उसे परेशान किया जाता रहा। फिर 6 तारीख को अंजलि वकील जो थी मेरी, वो लेटर लेके आई। उस पर उसने बाकायदा लिखा है कि मोहम्मद अली तुम्हारे जेल में है और जेल का ऑर्डर है, उसका भाई 4 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहा है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा उसने झगड़ा की स्वाति सटे कि तुम जो है वो कानून का उल्लंघन कर रही है, उससे मुलाकात जो कि कोर्ट ऑर्डर है उसके बावजूद भी नहीं। तो 6 तारीख को मुझे मेरा भाई जो मुख्तार था 10 मिनट की मुलाकात दी गई। तो उस दौरान मैंने 10 मिनट में पूरी डर और खौफ थोड़ा हट गया था। बड़ी हिम्मत के साथ मैंने पूरी स्टोरी बताई मेरे भाई को कि भाई ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, मेरा कन्फेशन है, कबूली बयान है, झूठा है। केपी रोगंसी एन रॉय ये डेट पे आके मुझे टॉर्चर किया, धमकी दिए हैं। मेरे भाई ने भी बताया कि हाँ हमारे घर पे भी आते थे और हमको भी धमकी दिएंगे कि तुम लोग ये बोलो कि 4-5 दिन इस घर में नहीं थे, रफीक नगर। भाई ने ये भी बताया। मैंने बताया कि पूरा जो टॉर्चर था उनका कंटिन्यू टॉर्चर वो बताया गया। अगला सवाल मोहम्मद भाई ये है कि आपको कन्फेशन दिया गया, आपको मालेगांव में भी डाला गया, झूठा केस दूसरा ब्लास्ट का। आपके साथ इतनी दुश्मनी क्यों कि 2 ब्लास्ट के बड़े केस में आपको झूठा फंसाया गया? इसका मैंने बताया ना कि जेल कस्टडी में जो टॉर्चर हो रहा था आखिरी टाइम पे, जो अक्टूबर 19, 20, 21 कंटिन्यू जो मुझे मारा गया उस बीच में 3rd डिग्री टॉर्चर, तो उसमें मैं 4 दिन डिनाई करते रहा, मारते रहे और कि भाई ये झूठा केस है, मैंने नहीं किया। तो ये केपी रोगंसी जो मेन फेक स्टोरी का डायरेक्टर है, जो उसने चिट्ठी लेके आया था मालेगांव के 7 लोगों का, ये उनका प्लान बना और ये दुश्मनी उनकी हो गई ना कि मैं कबूल ही नहीं कर रहा था। तो लोग ने ये भी देख लिया मेरा फैमिली बैकग्राउंड कि भाई इनके घर की तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठी, इलीगल में था, कोई आया नहीं, कोई वकील भी नहीं आया, कोई इनके घर वालों ने भी कहीं भी यानी कंप्लेंट भी नहीं किया। तो उनको समझ में आ गया, फिर घर से भी देखे तो गरीब है, हाँ, और कोई इसको पूछने वाला नहीं, ये चीज भी उनके सामने थी। फिर वो केपी रोगंसी से जो वार्निंग दिया था कि अगर तू हमारी बात को नहीं मानता है या कंप्लेंट करता है तो हम तुझे मालेगांव केस में भी डाल देंगे। तो जानबूझ के उसने, जैसे कि प्लान ही था उनका कि मुसलमानों को ही बताना था, तो मैंने तो डिनाई किया। और बाद में मैंने 9 तारीख को जब डिटेल में पूरा कंप्लेंट किया भाटकर के सामने, और उसके सामने ये भी बनाया कि भाई लिख कर भी दिया मैंने भाटकर को कि भाई मुझे वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है कि अगर तूने कोर्ट में कंप्लेंट किया तो तुझे मालेगांव केस में भी डाल देंगे और तेरी फैमिली को भी किसी मेंबर को डाल देंगे। तो मैंने जो हिम्मत की और बाद में वहां पे सच सच बताया 9 तारीख को, उसके साथ मेरे जो कोई वकील थे सभी ने बातें रखी कि हमसे मार मार के कन्फेशन लिया गया, और मैंने सब ऑफिसर के नाम दिया था। और MA 309 जो मेरे भाई ने मेरे बताए हुए मुताबिक कंप्लेंट किया था, उसमें पूरे ATS के ऑफिसर के नाम डे के साथ मेंशन है पूरा, जो एक लॉजिक चीज है। तो सब चीजें, तमाम चीजें आए तो ATS ने जानबूझ के फिर जो मुझे धमकी दी गई थी कि भाई कंप्लेंट करेगा तू, तुझे दूसरे केस में डाल देंगे। अब कंप्लेंट हुआ, उसके बाद में जैसा उन लोग ने बोले थे 14 तारीख को मालेगांव केस में भी मुझे डाल दिया गया। ATS आपके घर पे लगातार आती रही, आप रात में आती है, दिन में आती है, कभी आपके बच्चों को मारती है, कभी आपके बीवी को सताती है, उस पर आपने शिकायत की है, वो केस भी पेंडिंग है किला कोर्ट में, उसका बताइए जरा डिटेल में। हाँ, ये केपी रोगंसी ने जो मुझे धमकी दी थी 24 अक्टूबर को काला चौकी में कि भाई अगर हमारी तू बात नहीं मानता है या हम जैसा बोल रहे हैं वैसा तू नहीं बोलता है तो तुझे मालेगांव में भी डालेंगे और तेरी फैमिली मेंबर को किसी भाई को डाल देंगे, और एक उसने इसमें कि तेरी फैमिली मेंबर को हम परेशान करेंगे। तो मैंने जब कंप्लेंट कर दिया, और उसके बाद मालेगांव केस में भी मैंने कंप्लेंट किया कि मैंने कंप्लेंट किया था मुझे कस्टडी न दी जाए भाटकर को, लेकिन भाटकर ने फिर भी कस्टडी दे दी मुझे।
तो उसके डायरेक्शन पे कंटिन्यू हरेसमेंट, यानी कि 2006 अक्टूबर से ही कंटिन्यू घर पे कोई ना कोई ऑफिसर आके हरेसमेंट करना, दरवाजा खुलाना, उल्टी सीधी गालियां देना, या हमारे भाई से उल्टे सीधे सवाल पूछना, मुख्तार से भी हरेसमेंट कंटिन्यू चालू हो गया। और उनका ये मकसद था कि घर वालों को प्रेशर डाल के, ताकि इनके घर वाले इनके कांटेक्ट में ना आए, या कोई बड़ा वकील ना करे, या इससे ज्यादा बात ना करें। एक चीज था। दूसरा ये कि इनके घर वाले डर करके मुझ पर प्रेशर डालें कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊं, जैसा पुलिस बल थी। और ऐसा होता भी है कि जब घर वालों को परेशान किया जाता है तो घर वाले देखते हैं कि हम भी अंदर आ जाएंगे, तो भाई जैसा एटीएस बोली वैसा करो। तो खासकर उनका ये था कि मकसद था कि भाई घर वालों और एरिया के जो लोग आजू बाजू के, उनसे इनका कम्युनिकेशन जो कांटेक्ट पूरा खत्म हो जाए, कोई इनके सपोर्ट में ना है, ये उनकी थिंकिंग थी। इसके घर वाले भी ना जाए, इसके बीवी बच्चे भी परेशान होकर इससे मिलने ना आए, और या तो फिर प्रेशर डर के कि भाई उस पीरियड में जो मुझे जेल में रखा गया था 1.5-2 महीने का पीरियड में, कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊं, ये उनका मकसद था। तब से लेके कंटिन्यू ये हर मंगल को पहले आते थे, सिविल ड्रेस में नाम नहीं बताते थे, उल्टी सीधी बातें वाइफ को की धमकी देना, तुम लोग आतंकवादी हो, तुम्हें तो रहने का हक नहीं है, मोहम्मद अली तो बड़ा आतंकवादी था, फिर घर में कौन कौन है, यानी हरेसमेंट कंटिन्यू चालू थी। बाज दफा तो रात में आते थे। हैदराबाद का जो ब्लास्ट हुआ 19 मई 2007 रात में 1:30 बजे आए, जबरदस्ती दरवाजा खुला है, दरवाजा पीटते रहकर 30-40 लोग आए, और उसमें जब दरवाजा खोला गया तो जो मेरा लड़का था सुहेल 12 साल का, उसको एक ऑफिसर ने मारा भी, जो बाकी काफ़ी तकलीफ थी उसको। लोकल डॉक्टर से इलाज भी कराया, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गए, और गालियां दी गई। ऊपर घर पे गए, बड़े भाई को वहाँ भी सामान उल्टा सीधा उन लोग ने कर दिया, और वही धमकी कि भाई उसके लिए कुछ करना नहीं, और तुम लोग तो आतंकवादी हो। वाइफ को भी गालियां, बच्चे डर के मारे चिल्लाना, रोना, और 20-20 छोटे से रूम में 20-20, 25-30 ऑफिसर आ जाना। इस तरह 2008 में भी एक रात में आए कंटिन्यू, और दरवाजा खोलने की कोशिश की। बाद में दरवाजा खोलकर शैलेश गायकवाड़ जो एटीएस का ऑफिसर था वो आया। डॉक्टर सलमान फारसी की जो बीवी थी वहां भी दरवाजा खुला के उनकी वाइफ को भी टॉर्चर किया गया। 2011 का जो ब्लास्ट है जोहरी बाजार, उस दिन एक ऑफिसर आया लोकल जो शिवाजी नगर का, और उसने घर का पर्दा फाड़ दिया और खींच के फेंक भी दिया और गालियां दी। इस तरह रातों में भी चलता रहा। महीने 2 महीने में कंटिन्यू ऑफिसर, एटीएस, क्राइम वाले, लोकल पुलिस, और नाम नहीं बताना, यानी सिविल ड्रेस पे आएंगे, नेम प्लेट भी नहीं, और कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, जो कि घर में मेरे कोई 4 बच्चे थे छोटे, और वाइफ थी, हमारे बड़े भाई थे, 2 भाई ऊपर रहते थे। ये इनका हरेसमेंट कंटिन्यू चलते रहा। 2 साल तक तो वो हर मंगल को आते थे, फिर उसके बाद महीने के अंदर 1 आध बार, फिर उसके बाद महीने के अंदर 2 बार 3 बार, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहा। तो मैंने एक बार कंप्लेंट भी किया। जब 2008 में आए तो मैंने मोगा कोर्ट में बताया कि भाई मेरे बच्चों और बीवी को कंटिन्यू परेशान किया जा रहा है, और मेरे बच्चों को मारा भी गया। तो विनय जोशी जो जज था उस वक्त मोगा का, 22 मई 2008 को मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया, तो उसको एग्जिबिट नंबर 200 दिया उसने, और उसको उसने सीएमएम जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजा, और उसमें लिखा उसने भी कि इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करो और जरूरी जो है एक्शन लो एटीएस के खिलाफ। लेकिन वो आज तक पेंडिंग है, आज तक यानी कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। लेकिन ये चीज है कि मेरा जो वेरिफिकेशन स्टेटमेंट है हो चुका है, फाइनल आर्गुमेंट बाकी है। उसमें मैंने पूरे एटीएस, क्राइम वाले जो घर पे आते थे, लोकल पुलिस के जो ऑफिसर आते थे, हवलदार, तमाम लोगों का मेंशन है। कम से कम 40 से 45 लोग हैं, और उसमें मैंने सेक्शन भी लिखा हूँ कि इनके ऊपर क्या सेक्शन लगता है। 199, 198 ए हैरेसमेंट, टॉर्चर, रिलीजियस सेंटिमेंट, यानी गाली देना धर्म के नाम पे, तमाम चीज़ें हैं। और इसकी डेट भी है 15 दिसंबर अभी 2025 को, उसमें मेरा फाइनल आर्गूमेंट है। और वो अभी भी इनका कंटिन्यू हैरेसमेंट जो है, अभी भी मैं जब आया हूँ तो आने के बाद भी लोग ने, तीसरे दिन एक हवलदार आया टीसी का, मैंने पूछा क्या है, बोले नहीं बस
आपका नाम हम चाहिए। मैंने बोला क्यों ऐसा, कोर्ट ने तो हमें छोड़ दिया है, अब तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं। बोले नहीं, बड़े साहब ने बोला है। फिर उसने जबरदस्ती नाम तो लेके गया। फिर उसके 4 दिन के बाद एटीसी ऑफिसर आया, उसके साथ फिर वही हवलदार आया, और बाद में फिर नाम, बच्चों के मोबाइल नंबर सुहेल जैद के लेके गया। यानी हरेसमेंट चालू था। अभी जस्ट 5-6 दिन पहले क्राइम ब्रांच के 2 हवलदार आए, वो भी नंबर लेके गए, और जस्ट मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि कोर्ट ने एक्यूटल किया हमको, और घर पे आने का किसी के पास ऐसा कोई कानून है, आपको उसको नोटिस देना चाहिए कानून के हिसाब से, और उसमें मेंशन करना चाहिए कि क्या बात है, किस लिए बुलाया जा रहा है। तो नोटिस देने के बाद आदमी आ सकता है, लेकिन हम तो बेगुनाह है ना, हमको तो कोर्ट ने छोड़ा है। पूरी दुनिया देख रही है कि हम, अब कोर्ट ने जज ने मेंशन किया है ना कि बेगुनाह थे, इनको फंसाया गया, जितने एविडेंस है सब फैब्रिकेट है, सब झूठे हैं, प्लान किया गया। इसके बावजूद भी इनका कंटिन्यू चल रहा है। फिर दूसरे दिन एक PSI मालवेकर है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का, उसने भी फोन किया रात के 11:18, अभी जस्ट बुध के दिन। तो मैंने उससे पूछा भी कि इतना रात में आप फोन कर रहे हैं, हरेसमेंट है ना, ये टॉर्चर है, मैं बीमार हूँ। तो बोला जस्ट ऐसी। तो ये इनका हरेसमेंट अभी तक कंटिन्यू चालू है, लेकिन जो मैंने केस किया हो इंशाल्लाह हो सकता है उससे रुक जाए बात। अभी जो फाइनल आर्गूमेंट है, कंप्लेंटर मैं ही हूँ, कि अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन हो जाए, तभी इनका टॉर्चर बंद होगा। मगर आपने मुख्तार भाई का, आपके छोटे भाई का जिक्र किया है। कैद में रहते हुए मुख्तार भाई का इंतकाल हो गया, आपके वालिद सॉरी मुन्नवर भाई का इंतकाल हो गया, और आपने जो जिक्र किया है मुख्तार भाई का, हाँ। जो आपके जेल के बाहर खड़े हुए थे आकर के, हाँ। तो आपके छोटे भाई मुन्नवर भाई का इंतकाल हुआ, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, और भी रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ, और आपको उनकी मैयत में भी आने की परमिशन नहीं मिली। तो उस दर्द को आप कैसे महसूस करते हैं? अब दर्द तो क्या है कि वो बता ही नहीं सकते ना, कि जो मेरा छोटा भाई था आखिरी पीरियड में बहुत तो दौड़ा हुआ, जो जस्ट बोले तो 2018, 17, 19 ना, इस पीरियड में कंटिन्यू कोर्ट में आता था। मैं थाना जेल में था, कोरोना से पहले वो कंटिन्यू हर डेट पे आता था, ऐसा कोई डेट मिस नहीं होती थी। जो कोर्ट के मेरे काम थे करता था, और बाद में कोरोना में उसका इंतकाल हुआ। तो उस वक्त यानी कि कानून के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से सुप्रिटेंडेंट को पावर है कि 7 दिन या 14 दिन वो स्कॉट के साथ भेज सकता है, और आरोपी से पैसा ले सकता है, एक तो है। और दूसरी चीज़, अगर आरोपी गरीब है, पैसा नहीं दे सकता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ सकता है। तीसरा है कि विदाउट स्कॉट भी छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा कोशिश किए घर वाले, फौरन इंतकाल के बाद मेरे घर वाले भाई, भतीजे और लड़के ने फौरन एप्लीकेशन फाइल किए थे। उस वक्त मैं थाना में था, तो मेरे पेपर जो थे पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले नागपुर जाते थे, फिर नागपुर से आते थे, फिर उसके बाद डिसाइड करते थे। लेकिन उसमें भी उन लोग ने 4 दिन के बाद जवाब दिया कि आपको के खिलाफ, जो कि एक माइनर केस था सिर्फ EOW का, जिसमें जज पेयर बॉन्ड हमेशा देने के लिए तैयार था। लेकिन उस केस के बेस पे उन्होंने झूठा एक और बनाया कि तुम्हारे खिलाफ 3 केस है। मालेगांव भी मेंशन किए, घाटकोपर का एक केस था जो छूट गया था वो भी मेंशन किए, और एक फालतू केस था जिसका नंबर उन लोगों ने CR डाल दिया 2108, जो कि केस ही नहीं है। तीसरा नहीं, कोर्ट को भी मिसगाइड किए और पैरोल का डिनाई कर दिया। बाद में हाई कोर्ट में मैं जब गया तो कोर्ट का जेल का ऑर्डर दिखाया कि भाई लोग ने डिनाई किए है। तो कोर्ट ने 29 जनवरी को 2021 को ऑर्डर पास किए, उसमें भी मुझे पैरोल मिला। और सबसे तकलीफ वाली जो बात थी कि भाई मेरा भाई जब इंतकाल हुआ 16 सितंबर 2020 को, तो उस वक्त मेरे वालिद जो थे 87 ईयर्स के थे। उसकी तकलीफ में 15 दिन के बाद उनका भी इंतकाल हुआ। उसमें भी घर वाले ने फाइल किए, सुप्रिटेंडेंट से लेकर DIG तक, उसमें भी पैरोल मुझे नहीं मिला। तो तकलीफ तो ऐसी थी कि मुझे यानी कि समझो जनाजे में भी नहीं आ पाया मैं। एक बहुत बड़े अजर से मुझे महरूम कर दिया गया। और जो मेरा के राइट था, वो हर आदमी को छोड़ा जाता है, कम से कम जनाजे के लिए छोड़ा जाता है, और ये सुप्रिटेंडेंट को स्पेशल पावर है। उसको यानी कानूनी है कि भाई 7 दिन या 14 दिन के लिए छोड़ा जाए, स्कॉट के साथ छोड़ा जाए, या तो स्कॉट के बगैर भी छोड़ा जा सकता है, या तो पैसे से छोड़ा जाए। लेकिन तीनों में से कोई चीज उन्होंने किया नहीं, बल्कि 5-6 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि सुप्रिटेंडेंट चाहता है तो स्कॉट को खुद से देके
5-6 घंटे के लिए जनाजे में भेज सकता था। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट किया जो उस वक्त सुप्रिटेंडेंट थाने में था, अहिर राव साहब, कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पर्सनल बॉन्ड पे आप छोड़िए मुझे गार्ड के साथ। लेकिन उसने डिनाई किया, बोले नहीं सब पेपर तुम्हारे नागपुर के हैं, वो पास करता है। ये बहाना बना के मुझे मिला नहीं। और जो तकलीफ ही थी वो तकलीफ तो यानी कि बताने की ही नहीं सकता कि भाई एक मेरा भाई, उसके 4 बच्चे हैं, पुरसाने हाल कोई नहीं, छोटे छोटे हैं बच्चे उसके, और केस के लिए भी भागने दौड़ने वाला, उसका इंतकाल हो गया। और वालिद साहब जो थे 87 के, दोनों के जनाजे में भी शामिल नहीं, दोनों का चेहरा भी नहीं देख पाया। तो यानी कि ये तकलीफ ऐसी है कि आदमी महसूस करे तो आदमी मेंटल हो जाए, या तो बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन बस अल्लाह की याद से, असल में वही ताकत थी हमारे पास, अल्लाह की याद और सब्र, इसका अजर जो है हमें आखिरत में मिलेगा, ये उम्मीदें थी, हमें जिंदा रखी। तो इस तरह यानी कि दोनों के जनाजे में नहीं आ सका। मोहम्मद भाई, बहुत सारी तकलीफें आपने बताई, टॉर्चर की, घर वालों के रिश्तेदार इंतकाल हो गया, उसमें आप नहीं आ सके। अभी आप बताइए, ये जो 2 झूठे केस है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे? हाँ, उसका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, कि खासकर जो बच्ची है रिजवाना, जो कि इसकी उम्र यानी काफ़ी हो गई है, तो अच्छे रिश्ते भी आए, देखते हैं सब कुछ वो उनको मंजूर हो जाता है, हाँ बोल देते हैं। लेकिन बाद में जब बोलते हैं कि इनके वालिद कहाँ हैं, तो बताना पड़ता है कि भाई झूठे केस में जेल में है इतने दिन से। तो बाद में लोग ना कर देते हैं। ऐसे कम से कम 10-12 के रिश्ते आए और चले गए। अभी भी आए थे, जिसमें जब से आया हूँ तो इसमें भी 5-6 रिश्ते आए, लेकिन मेरी वजह से ही तो तकलीफें तो हुई, बच्चों को बहुत सफर गया। अभी शोएल है जो मेरा लड़का बड़ा, वो भी 30 साल का है। अभी कुछ रिश्ते आए हैं इंशाल्लाह, तभी दोनों का निकाह करना है। लेकिन जो तकलीफें हुई, ये भी एक हैरेसमेंट, टॉर्चर, झूठे केस की वजह से हुआ। पूरे जो घर वाले भी तकलीफ उठा रहे हैं, मेरे बच्चे भी उठा रहे हैं। जेल में आपने मुंह पे जेल डायरी लिखी है क्या? नहीं, जेल डायरी नहीं लिखी, लेकिन बहुत सी चीजें जो सब पूरी टोटल A to Z यानी स्टार्ट टू एंड सब चीज माइंड में है। अगर कोई लिखता है तो कंटिन्यू में बता के लिखा भी सकता हूँ। अब आप बताइए, आपको आगे आपका क्या इरादा है, क्या अज़ाइम है, आप क्या करना चाहते हैं? काम धंधा, कारोबार, क्या सोच काम रहे हैं? धंधा क्या है, मेरा जो है लेफ्ट जो लेग है, घुटना, नी पेन काफी है, जिसे मैं चल तो सकता हूँ लेकिन सीढ़ियाँ उतर चल सकता हूँ। इलाज चालू है, लेकिन डॉक्टर ने वार्निंग दिया कि भाई सीढ़ी पे चढ़ो मत। लेकिन अभी मेरा जो है 2nd फ्लोर पे है, तो चढ़ना उतरना पड़ता ही है, तो तकलीफ तो उसमें काफी है। और फ्यूचर के लिए सोच रहे कि कुछ कारोबार कर लें, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं कोई ऑफिस में भी अब काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सब कंप्यूटराइज है, तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो ऐसे तलाश तो रहा हूँ जब से आया हूँ कि भाई या तो कोई ऐसी कोई दुकान मिल जाए, हाँ, कि लोग उसकी मदद के जरिए से दुकान डाल लो, उसमें बैठ जाओ, जो मेरे लिए बेस्ट हो। लेकिन ऐसा कोई अभी नजर नहीं आता है। सर, ये कि आपने हमने सुना कि जेल में रहकर आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा। क्या क्या आपने पढ़ाई की, क्या डिग्री हासिल की आपने? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने इग्नू। उर्दू, हाँ, लैंग्वेज सर्टिफिकेट का एक कोर्स किया, एक टूरिज्म का भी किया, और BA कंप्लीट किया मैंने। अच्छा। और अभी नागपुर में मैंने MA का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे के आया हूँ। अभी 2nd ईयर का उसका एग्जाम देना है, और ऐसा भी प्लान है कि इंशाल्लाह कि LLB में कंप्लीट कर लूँ, एडमिशन। और भाई, जो 2 बड़े झूठे केस आप पर लगाए गए ATS ने, और बॉम्बे ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट, और जिन ATS अफसरान ने आपको फंसाया है, आप नाम बनाम उनको जानते हैं, उनको अच्छे से पहचानते हैं, जिन लोगों ने आपको फंसाया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में ये है कि भाई जो हमने तकलीफें उठाई है, और उन्होंने जो फेक केस बनाया, और जो 13 लोगों की जिंदगी जो उन्होंने बर्बाद की, उनके घर बार तबाह हो गए, उनका जो इकोनॉमिक से पूरा खत्म, तबाह बर्बाद हो गया, सोर्स ऑफ मनी कुछ नहीं है, किसी के वालिद, किसी के भाई सब इंतकाल हो गए। जो तकलीफें उठाए ATS की वजह से, पूरी एजेंसी जिम्मेदार है। उसमें जो एयर रॉयल से लेके KP रोगन से और जितने ऑफिसर हैं, बल्कि वो 7 DCP भी हैं जिन्होंने झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। कोर्ट ने इस चीज को माना भी है कि 7 DCP अलग अलग होने के बावजूद भी उनकी जो कॉपी है सेम कंटेंट सेम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
तो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जिस तरह हम तकलीफ उठाए, री इंक्वायरी होना चाहिए पूरी केस की, और वो तमाम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फेक केस बनाने के जुर्म में उनको जेल में डालना चाहिए। और उसके बदले में जो हम लोग 13 लोग हैं, हम 13 लोगों को यानी कि गवर्नमेंट पैसे देना चाहिए, यानी कारोबार करने। और ये पैसे भी गवर्नमेंट उन आईपीएस ऑफिसर से और ऑफिसर जो टॉर्चर में शामिल हैं उनके पगार में से, उनकी नौकरी में से लेना चाहिए और उनको जेल में भी डालना चाहिए। ये वो पनिशमेंट उनके लिए होगा तो हमारे थोड़ा हमें सुकून लगेगा, क्यों हमने 19 साल बर्बाद किए ना। उनको तकलीफ होना चाहिए कि भाई हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर 1 साल के अंदर रोने लगते हैं और हम तो 19 साल काटे हैं ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई तमाम ऑफिसर को री इंक्वायरी करके और जिन्होंने फेक केस बनाया है कानून के हिसाब से उनको जेल में डाला जाए और उनके ऊपर मौका भी लगाया जाए। और मौका लगाने के बाद उनके घरों प्रॉपर्टी को बेच करके हम 13 लोगों को पैसे देना चाहिए। मतलब 2 केस है, जैसे आप बम्बई ब्लास्ट केस में थे, आपको मालेगांव में ब्लास्ट केस में, कब्रिस्तान ब्लास्ट केस में आपको डाला गया, आप वो दोनों से छूट गए, लेकिन फौरन हमारी सियासी हुकूमत आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एंड कंपनी भी मालेगांव ब्लास्ट केस में थे, वो लोग ट्रायल कोर्ट से छूट गए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ सियासी हुकूमत हाई कोर्ट नहीं गई। इस पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हो? ये वाकया क्या है कि जैसे मालेगांव का केस के बारे में वो तो फिक्स था। हेमंत करकरे के मरने के बाद और जब हुकूमत इनकी आई तो जो 32 या 34 विटनेस उसमें जो हॉस्टाइल हुए, प्री प्लान है पूरा। ओरिजिनल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने फिक्स माइंड बनाया था कि इनको छोड़ना है, और छोड़ने के बाद भी उनका जो स्टेटमेंट है सीएम का कि भाई देखो कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं होता, यानी इंडिकेशन है वो कि कहीं भी जो भी ब्लास्ट हुआ वो मुसलमान ही करते हैं। हमारे रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट जो है अपील में चली जाती है, अपील फाइल भी कर देती है, जो कि उनके पास 6 महीने का टाइम रहता है। लेकिन पहला केस ऐसा कि इसमें यानी कि 24 घंटे के अंदर अपील फाइल हो गई। एक एंगल ये भी है कि भाई जो बहुत लोग चिल्ला रहे थे उनको चुप कराने के लिए भी एक उनका गवर्नमेंट की पॉलिसी, और दूसरा ये गवर्नमेंट बताना चाहती कि देखो भाई यही लोग हैं ओरिजिनल है, हम देखेंगे चार्जशीट देखेंगे और देखेंगे जजमेंट, उसके बाद हम इसके ऊपर कोई राय अमल करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए रुजू कर रहे हैं और हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को यही लोग हैं। तो बायस नहीं, यानी भेदभाव गवर्नमेंट का एकदम क्लियर है कि एक तरफ तो मालेगांव वाले जो ओरिजिनल है जिन्होंने मस्जिदों में ब्लास्ट किए, बाकायदा हेमंत करके ने उनके लैपटॉप सीज किए थे जिसमें काफी मस्जिदों के नाम थे, दयानंद पांडे के, हाँ सौती साटे के बाद अपना साध्वी प्रज्ञा सिंह उसके बारे में क्लियर था, सुनील जैसी जिसको मार दिया गया, कर्नल पुरोहित जो मिलिट्री का कर्नल है, इसके पीरियड में ही वर्धा डिपो जो है एक्सप्लोजिव, वहां से बहुत से एक्सप्लोजिव गायब हुए। तमाम चीजें गवर्नमेंट ने मिलकर प्लान किया है और ओरिजिनल होने के बावजूद भी, असली कल्प्रिट होने के बावजूद भी उनको छोड़ दिया गया। और इंडिकेशन ये देना है कि भाई हिंदू जो है आतंकवादी नहीं होता है, और हमारे खिलाफ अपील करके ये साबित कर दे कि नहीं ये ओरिजिनल लोग हैं, हम इनको छोड़ने वाले। लेकिन इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, जो जजमेंट है मैंने पूरा पढ़ा और हमारे वकील जो है युग चौधरी का साहब का भी कहना है कि इंशाल्लाह वहाँ से भी हम एक्विटल हो जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि भाई अल्लाह से दुआ है कि वहाँ भी एक कोई शरीफुल नफ्स जज मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आज जो सिचुएशन है देख रहे हैं सभी तमाम मुसलमान समझ रहे हैं वन साइड है, यानी कि एक ही माइंड के हैं जो पूरे के पूरे मुस्लिम के अगेंस्ट में है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उसके फैसले के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता ना, और दिलों को फेरने वाला भी अल्लाह है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वहाँ से भी हम लोग एक्विटल हो जाएंगे। और आखिरी सवाल ये है कि ये पूरा मामला, आप बिल्कुल जवानी के आलम में गए और करीब 20 साल के बाद आए, काफ़ी उम्र हो गई आपकी। आज के जो नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान ख़ास तौर से, हाँ, उन मुस्लिम नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के हालात के तनाजुर में?
हाँ, अभी मैं 4 महीने से आया हूँ, देख रहा हूँ बाहर की दुनिया। जो बच्चा 2 साल का था मेरा जैद, जो 22 साल का हो गया। सोहेल 12 साल के थे, 31 के हो गए। ये भतीजे लोग छोटे थे, सब बड़े हो गए। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ हालात भी बदल गए हैं। माहौल बोलो तो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई कितना चेंजेस हो गया। जी। मोबाइल है जो मैं टाटा का यूज़ करता था, अभी जो मोबाइल बच्चों लोग ने मुझे दिया उसको मुझे बराबर चलाने भी नहीं आता इस वक्त। जी। और आज की सिचुएशन में 22 में जो भेदभाव है, जो सिस्टम का है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जो सिचुएशन चल रही है अरेस्टिंग की मुसलमानों की, और ये खासकर यंग जनरेशन और खासकर वेल एजुकेट पर्सन के बारे में जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसके बारे में यही है कि भाई नौजवानों को कम से कम अपने डिफेंस के लिए, कम से कम अपनी डिफेंस के लिए, अपनी दिफा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, कि जिस तरह हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वैसा ना हो, तो उसके लिए उनके ज़रूरी है कि कम से कम कानून की इतनी मालूमात उनको सीखना चाहिए, और घर के हर फर्द को मालूम ये सीखना चाहिए, ताकि वो कोई पुलिस वाला आता है घर पे तो उससे पूछ सकें कि भाई तुम कौन से कानून के हिसाब से आए हो। इतना ही पूछना काफ़ी है, इतना ही घर वालों को ये मालूम होना चाहिए आज के, कि भाई जस्ट अगर कोई पुलिस वाला घर किसी को लेके आता तो घर वाले फौरन क्या करना चाहिए। पावर ऑफ अथॉरिटी जहाँ जहाँ हमको दिया गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, वहाँ हम कंप्लेंट करें फौरन, कि पुलिस वाले आज भी ऐसे अरेस्ट कर रहे हैं जो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, नाम नहीं बताते हैं, जबरदस्ती प्रेसाइज करके उठा के लेके चले आ रहे हैं। ऐसी भी अरेस्टिंग हो रही है, सब कंटिन्यू। अभी भी जो दिल्ली केस में अरेस्ट हुए हैं कुछ लोग, तो उसमें 3 लोग को छोड़ दिया गया, लेकिन जब अरेस्टिंग होती है तो बहुत ज़्यादा बवाला मचाया जाता है, लेकिन जब रिलीज किया जाता है पूरी मीडिया, पूरी गवर्नमेंट साइलेंस, पूरा वन साइड चल रहा है। नहीं, बस 22 ने का भेदभाव। तो खासकर यंग जनरेशन मुसलमानों को 2 चीज़ करना है। एक तो ताल्लुक बिल्ला, अल्लाह से ताल्लुक बहुत ज़्यादा जोड़ना है, यानी नमाजों की पाबंदी करना, कुरान हदीस को उसको बाकायदा मुताला करना, तमाम दुआएं याद करना, शर और ख़तरात से महफूज रखने की। और जाहिर सी बात है किताबुल्लाह है अल्लाह की, अल्लाह जो पूरी कायनात का बादशाह है, खालिक मालिक और राज़िक है, उसके हुक्म में कुछ होता नहीं। हमारा जो जजमेंट भी हुआ है तो उसी के फैसले पे हुआ है, दिलों को उसी ने फेरा है, नहीं तो इम्पॉसिबल था कि हम छूट जाते हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो खासकर नौजवानों को एक तरफ तो दीन से अटैच होना चाहिए, कि कम से कम उनको जो मेन चीज़ है कुरान हदीस में अटैच रहे, और उसके साथ साथ दुनियावी में जैसे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो उसके साथ साथ ये कानून भी मालूम करना चाहिए, जो आज चेंज हो गया है कानून, अभी CRPC IP, उसकी कम से कम इतनी मालूमात रखें कि भाई हमें ऐसे फेक केस में फंसाते हैं या घर पे कुछ होता है या कुछ इंसिडेंट होता है तो उसको हम क्या करें, इतनी मालूमात हो सीखें ताकि अपनी डिफेंस कर सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी अरेस्टिंग हो रही है और कुछ मालूम नहीं लोगों को, अरेस्टिंग टाइम क्या बोलना है, ऑफिसर से क्या पूछना है, कोर्ट में क्या बोलना है, कुछ मालूम नहीं, सब ब्लाइंड चल रहा है। कंप्यूटर का पूरे नॉलेज है, दुनिया की तमाम नॉलेज हमारे नौजवानों को है। हाँ, बोले तो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, M.Tech किए, B.Tech किए, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा कोर्स है ना, तो IPC पढ़े उसको, और उसको देखें कि हमारी डिफेंस के लिए क्या क्या राइट्स हमें दें, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं देखता हूँ कि अगर वो पढ़ लेते हैं और बाकायदा अच्छी तरह से सवाल जवाब करते हैं किसी ऑफिसर से या कोई हवलदार जो घर पे आता है, या कोर्ट में हमें क्या बोलना है, तो जाहिर सी उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि भाई तमाम यंग जनरेशन मुस्लिम जो है कि भाई दीन के साथ अटैच हो, अल्लाह से सबसे फर्स्ट, कि अल्लाह से अटैच, अल्लाह से कांटेक्ट बहुत मजबूत करें, तमाम फैसले उसके मुताबिक है। और ये याद रखें कि अल्लाह हमारे साथ है, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर तकलीफ देना चाहें तो अल्लाह के हुक्म बगैर वो तकलीफ नहीं दे सकते। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें ये भी बताया है कि तमाम लैंग्वेज पढ़ें, तमाम चीज़ें सीखें, और वक्त का हालात ऐसा है कि हमें कानून जो है इंडियन पेनल कोड को पढ़ें, उसमें बहुत से राइट्स दिए गए, आर्टिकल 21 है, 36 है, 40, इसमें बताया गया कि खाना पीना तुम्हारा यानी फंडामेंटल राइट है, तुम्हारा राइट्स है कि तुम क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, तुम्हारे मजहब पे तुम चल सकते हो, अब तुम्हारे मजहब का प्रचार कर सकते हैं, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये मालूम ही नहीं हमें। तो ये मेरा मैसेज। तो ये थे मोहम्मद अली शेख, जो काफ़ी देर से हमसे बात कर रहे थे। हाँ, आपको बता दें कि इन्हें बॉम्बे ATS ने
दो झूठे बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया था। 2006 के बॉम्बे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस जो ट्रेनों में हुए थे और मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में जो कब्रिस्तान में हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों केस से वो बाइज्जत बरी हो गए। सेशन कोर्ट ने इन्हें सजाए उम्र कैद दी थी और 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दशक के बाद ये अपने घर पर आए हैं, अपनी फैमिली के साथ आज यहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद भाई, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और हमने जो ये इनोसेंट प्रिजनर जो शुरू किया है, जो प्रिजनर राइट की हम जो बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह के झूठे केसेस लोगों पर ना बनाए जाए, लोग ना फंसे आसानी से जिस तरह से मोहम्मद भाई को फंसाया गया था। तो इस कॉज के लिए आप हमारा साथ दें और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।